वाकई इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। हम्म। दलित प्रधानमंत्री वो जो विचारों में दलित को प्रधानता देता हो, विचारों में उपेक्षित वर्गों को, महिलाओं को, आदिवासियों की समस्याओं को प्रधानता देता हो, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। जी जी बजरंग दल के मैनिफेस्टो में लिखा है, सशस्त्र सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हिंदू राष्ट्र लाना, ये उनका उद्देश्य हम्म है, जो हमारे संविधान के पूरा विरोध में है। और उसके हम्म खिलाफ इस मैनिफेस्टो में बात रखी गई कि ऐसी पार्टीज को हम बैन करेंगे। तो ये जो हम्म शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता, माइनॉरिटीज, उनका आदर, ये सब फिर से वापस हमारे राजनीतिक पटल पर आ जाए। और कर्नाटक में उन्होंने पहले मुसलमानों के लिए 4% जो आरक्षण था वो हटा दिया। जी जो कैंडिडेट खड़े किए उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। हम्म और इसी दौरान उन्होंने हिजाब का मुद्दा, अजान का मुद्दा, ये सब हलाल का मुद्दा, ये सब उठाया। लव जिहाद का मुद्दा तो उनका परमानेंट चलता ही रहता है। इसी हम्म कर्नाटक में उन्होंने बाबा बुदनगिरी का मुद्दा उठाया था। बाबा बुदनगिरी जी तो एक सिंक्रेटिक जी श्राइन है और जिसमें जी हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, उसका मुद्दा उठाया था। हुबली के ईदगाह मैदान में भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो भाजपा का तरीका है कि सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पे समाज को बांटना, नफरत पैदा करना और जीतना, ये तरीका उनका चल रहा था। कर्नाटक चुनाव, उसके नतीजे और नतीजों का विश्लेषण विशेष। कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी बुरी तरह हार चुकी है। ये बेइज्जती टाइप की हार है, ऐसी वैसी हार नहीं है। कर्नाटक चुनाव के राष्ट्रीय फलक पर और कांग्रेस की विजय का राष्ट्रीय फलक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या मायने हैं, इसको इसको इस एपिसोड में समझने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारे साथ अपने समय के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं। लगातार अंबेडकर नामा पर आप उनको सुन रहे हैं और बहुत ही सटीक और बेबाक टिप्पणी और विश्लेषण करते हैं। इसलिए मैं ये समझ रहा था कि इस विषय पर मैं अपना भी ज्ञान बढ़ाऊं, साथ साथ हमारे जो सुनने वाले साथी हैं वो भी समझें कि आखिर किसकी हार किसकी जीत हुई है। वहां पर क्या नफरत हारी है और मोहब्बत जीता है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद रतनलाल, बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। जी सर। जी देखिए, कर्नाटक का चुनाव के जो नतीजे आए हैं, जी उससे एक थोड़ी राहत महसूस हुई है कि जी देश में जो वातावरण चल रहा था और आपने जो शब्द इस्तेमाल, समाज में जो प्रवृत्तियां नकारात्मक चल रही थी, वो जी नकारात्मक प्रवृत्तियों में एक सुधार आएगा, ऐसा इस चुनाव के नतीजे से लगता है। अब ये तो जी हम सब जानते हैं कि ये चुनाव के इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा देख लें। कर्नाटक के चुनाव की पृष्ठभूमि एक थोड़ी महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और वो थी जी। भारत जोड़ो यात्रा। भारत हम्म। जोड़ो का यात्रा का संदर्भ भी हम जानते हैं। जो बढ़ते हुए नफरत का माहौल था, घृणा का माहौल था अल्पसंख्यकों के प्रति, और बिगड़ती हुई आर्थिक हालत, हमारे गिरते हुए इंडाइसेस लोकतंत्र के, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, ये उस माहौल में भारत जोड़ो यात्रा निकली। और उसको जो प्रतिसाद मिला जनता की तरफ से वो बहुत अभूतपूर्व था। और उसमें ये भी जो मुद्दे उठाए गए, वो मुद्दे जनता के सवालों से जुड़े हुए थे। और वो मुद्दों में आप देखिएगा कि लोगों की जो सवाल है, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, किसानों के सवाल, इन मुद्दों पर ही बात की गई। और जो समाज में आज ज़्यादा डोमिनेटिंग मुद्दे हैं, जो समाज पर ज़्यादा छाए हुए हैं, बंटवारे वाले मुद्दे, वो मुद्दों का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ठीक। खैर ये तो एक इसकी पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि में ये चुनाव हुए। और इस पृष्ठभूमि में जब चुनाव की बात शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा की तरह उसका एक सांप्रदायिक नजरिया सामने रखा। और कर्नाटक में उन्होंने पहले मुसलमानों के लिए 4% जो आरक्षण था वो हटा दिया। जी। जो कैंडिडेट खड़े किए उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। हम्म और इसी दौरान उन्होंने हिजाब का मुद्दा, अजान का मुद्दा, ये सब हलाल का मुद्दा, ये सब उठाया।
लव जिहाद का मुद्दा तो उनका परमानेंट चलता ही रहता है। इसी कर्नाटक में उन्होंने बाबा बुदनगिरी का मुद्दा उठाया था। बाबा बुदनगिरी जी तो एक सिंक्रेटिक जी श्राइन है और जिसमें जी हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं, उसका मुद्दा उठाया था। हुबली के ईदगाह मैदान में भी उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो भाजपा का तरीका है कि सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पे समाज को बांटना, नफरत पैदा करना और जीतना, ये तरीका उनका चल रहा था। तो कर्नाटक में जी भी उन्होंने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया और शुरू जी में ये मुद्दों को लेकर चले। अब इधर कांग्रेस ने अपनी जो बात रखी, कांग्रेस ने मुख्य रूप से वो 5 वायदे किए, जिसमें लोगों की आर्थिक परिस्थिति से जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए सवाल और बेरोजगारों के लिए भत्ता, महिलाओं के लिए भत्ता, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। और साथ में एक बात उन्होंने और भी कही थी कि जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो हम्म इस्लाम के नाम पे नफरत फैलाता है, उसको बैन किया गया है। वैसे ही बजरंग दल जो हिंदू धर्म के नाम पे नफरत फैलाता है, उसको भी बैन हम्म करेंगे। अब यहाँ जी इनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया और बहुत चालाकी से इन्होंने हनुमान जी, जिनको बजरंग बली भी कहा जाता है, बजरंग बली हम्म को बजरंग दल से जोड़ दिया और प्रधानमंत्री हम्म ने एकदम आक्रामक कैंपेन चालू कर दिया कि कांग्रेस ने पहले भगवान राम को कैद किया था, अब ये बजरंग बली को कैद कर रहे हैं। अब इसमें हम्म विडंबना ये है कि उन्हें लगता है कि ये सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा रिजल्ट देंगे, इनका परिणाम हम्म उनके लिए फायदेमंद होगा। इस आश्वासन में आपने देखा होगा कि जब हम्म कैंपेन चल रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ 12 दिन थे कर्नाटक में, गृह मंत्री 13 दिन थे, रैलियां की, रोड शो की, मीटिंग्स की। इसी दौरान मणिपुर में बहुत बड़ी हिंसा हो रही थी। हम्म उसकी तरफ उन्होंने शांति की अपील, एक अपील तक उनकी तरफ से नहीं आई। ये बहुत ख्याल हम्म रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, उनका एक राज्य में 60 लोग मारे जाते हैं, हजारों लोग बेघर बार होते हैं और वो अपनी पार्टी के चुनाव में व्यस्त रहते हैं। यानी उनकी प्राथमिकता देश है या पार्टी है, वो यहाँ से दिख गई। और शायद इसमें और भी मुद्दा हो कि मणिपुर की हिंसा से उनको शायद कोई तकलीफ ना हो रही होगी, इसलिए उन्होंने कोई बयान भी नहीं हम्म किया। इलेक्शन की सरकार भी रैली उन्हीं में की है। सरकार भी उनकी सरकार भी डबल इंजन डबल इंजन है जी। और या हिंसा में उनको रुचि होगी, ये हम कहना मुश्किल है। इसके बारे में बहुत सारी अलग-अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो खैर, इस जी आधार पे उन्होंने बजरंग अपनी मीटिंग्स को चालू किया, बजरंग बली के नाम पे मीटिंग्स को खत्म किया, बजरंग बली के नाम पे। और लोगों को ये भी कहा कि वो जब आप वोट का बटन दबाएं तो बजरंग बली को याद कीजिए। अब देखिए, हम्म इसमें जो भी उन्होंने सवाल खड़े किए और उसमें उनकी जो कांग्रेस पे आलोचना है, वो तो बिल्कुल हमेशा की तरह चलती रहती है। तो हम्म लुब्बो-लुआब ये कि दोनों पार्टियों के जो कैंपेन का तरीका था, चुनाव प्रचार का जी तरीका था, एकदम हम्म विरोधाभासी था। एक तरफ मोदी का हम्म इमेज खड़ा किया गया, मोदी मैजिक यानी मोदी का जो जादू है, और दूसरी तरफ धार्मिक मुद्दों को लाया गया और इधर हम्म कांग्रेस की तरफ से इन्होंने स्थानीय मुद्दों को पकड़ा। एक आपको याद होगा, कर्नाटक में एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार, उसने आत्महत्या कर ली थी और जी उसने अपने आत्महत्या के पत्र में कहा कि ये सरकार के मंत्री मुझसे 40% करप्ट ये 40% कॉन्ट्रैक्ट का पैसा रिश्वत रिश्वत मांग रहे हैं। तो वो बात को बिल्कुल जग जाहिर हो गई कि ये सरकार जो पहले एक समय की ये पार्टी जो एक समय अन्ना आंदोलन के पीछे खड़ी थी, अन्ना जी आंदोलन जी आरएसएस हाँ ने किया था, जो करप्शन के खिलाफ था। ये पार्टी में 40% करप्शन चल रहा है, 40% सरकार प्रधानमंत्री जी ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। करे। तब वो उसमें फिर 40% सरकारा का नाम चला। फिर जी ऊपर से नंदिनी दूध और अमूल की भी बात आ गई। कर्नाटका हम्म का जो स्थानीय उद्योग है, उसको भी एक जी खतरे के तौर पे लाया गया। तो ये सब मुद्दों को लेके इस प्रकार का जो वोटिंग पैटर्न था, उसमें एक तरह से आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जितने भी हम्म चुनाव के सर्वे आए, रिपोर्ट आए, उन रिपोर्टों में ये बात क्लियर थी कि ये कांग्रेस का काफ़ी आगे का लीड है और कांग्रेस काफ़ी आगे जाएगी। इसमें एक बात मैं और जोड़ दूँगा जो मुख्य धारा में कभी ज़्यादातर नहीं आती, वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के समय सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने एक जी आपस में मिलजुल कर भारत जोड़ो हम्म यात्रा के संदेश को लोगों तक ले जाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी और जी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की
के समाप्ति के बाद उन्होंने भारत जोड़ो अभियान चलाया है। अभियान भारत जो मैं था जी, उसमें। जी, जी, जी। तो भारत जोड़ो जी। अभियान ने भी कर्नाटक में काफ़ी काम किया। उन्होंने हुँ, जनसंपर्क के माध्यम से और बाकी चीज़ों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कारण हमारे संविधान पे क्या खतरा है, दलित, आदिवासी, महिलाओं के अधिकार कैसे कुचले जा रहे हैं, महँगाई कैसे बढ़ रही है, ये सब मुद्दों को उन्होंने सामने रखा। तो उसकी परिणति में ये नतीजे आए हैं और इस नतीजे में पहली बात जो मेरे नज़र में आती है वो ये कि भाजपा का नारा रहा है कांग्रेस मुक्त भारत। अब ये चुनाव के नतीजे ने एक बात तो कर दी कि बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत, इतना तो हो गया है। इतना हो गया। ये एक पहली हाँ, कदम आ गई है। और जो राहुल गांधी को जो पप्पू के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उनकी परिपक्वता, समझ, लोगों से जुड़ाव, उनकी सादगी, ये सामने आ गई है। तो एक तरफ तो मन की बात वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हुँ, बोलते हैं, सुनते नहीं हैं, और दूसरी तरफ जनता के साथ घुल-मिल कर जन की बात सुनने वाले राहुल गांधी और उनके राहुल कांग्रेस पार्टी। हुँ, मोटे तौर पे कह रहा हूँ, मोटे तौर पे कंट्रास्ट के लिए कह मोटे रहा हूँ पर कि ये दो इनका संघर्ष था और उसमें जनता ने अपना बिल्कुल जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सीट्स बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग परसेंट भी गिरा है, सीट्स भी कम हुई है। अब पिछली बार क्या हुआ था आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभरी थी और कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने सरकार बनाई थी। तो भाजपा ने उस सरकार को तोड़ दिया ऑपरेशन कमल के माध्यम से। ऑपरेशन कमल की जड़ में पैसा ही चलता होगा और कैसे चलता है, जी, ये ऑपरेशन तो हुँ, पैसे से ही चलते हैं ना। तो वो जी, उन्होंने जी, सरकार छोड़ के 4 साढ़े 4 साल तक राज किया। अब वो ऑपरेशन कमल की भी संभावना नहीं है क्योंकि कांग्रेस को जो मेजोरिटी मिली है वो बहुत बड़ी मिली है। तो आपने जैसे कहा इसका हुँ, इसी पे परिणाम क्या होगा, उसके मैं 2-3 चीज़ें मैं रेखांकित करना चाहूँगा। पहले तो इसमें जो लोगों में एक इमेज थी कि भाजपा मोदी को हराना अब असंभव है, वो बात अभी हुँ, टूट जाएगी। उस बात का हुँ, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा कि इनको हराया जा सकता है, आसानी से हराया जा सकता है। और दूसरी बात ये है, एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट हो, तो हुँ, उनको हराना आसान है। फिर बीच में और बहुत सारे लोगों को ये खड़ा कर देते हैं या लोग जाके खड़े हो जाते हैं, जो वोट को बाँट लेते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता है। शायद आगे आने वाले चुनाव में वो ना हो, तो अभी विपक्ष की एकता मजबूत होने की संभावना है। और हुँ, दूसरी बात ये है कि जो जो भी पार्टी लोगों के मुद्दों को समझती है, सोचती है, वो अगर सत्ता पे रहे तो उस पे दबाव डाला जा सकता है कि आप इस हुँ, बात पे ध्यान नहीं रहे कि दलितों पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, अल्पसंख्यकों पे ये समस्या हो रही है, तो उन तक कम से कम इस बात को ले जाने की संभावना रहती है। जो पार्टियां धर्म के नाम पे चलती हैं, उनमें तो ये संभावना है नहीं। उनमें तो एक रात को फैसला हो जाता है, 8 बजे फैसला कर देते हैं कि आज 12 बजे से नोटबंदी है, नोटबंदी हो गए, लोग गाँव में हुँ, भागना चालू कर गए। एक फैसला कर दिया कि आज रात से कोरोना का लॉकडाउन है, लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये जो हुँ, प्रकार की प्रवृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही फैसले लूँगा और मैं ही सब समझदार हूँ। ये इसमें इस प्रकार की सरकार फिर से आएगी, उसके लिए रुकावटें काफ़ी आ जाएँगी, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष के कई लीडर्स स्टालिन और शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश को तमाम लोगों के स्टेटमेंट्स कल आए और पिछले एपिसोड में जब हम बात कर रहे थे तब थोड़ा-सा विपक्षी एकता को लेकर खास तौर से शरद पवार साहब के बयान को लेकर आपने थोड़ा-सा कुछ संदेह व्यक्त किया था, पिछले बातचीत में हम लोगों जी, ने जब जी, किए जी, थे। जी, जी। क्या इस चुनाव ने उस संदेह, उस गैप को भरने की कोशिश की है? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये चुनाव के नतीजों से जो पुराने संदेह हैं, वो निकल जाएँगे। हाँ। विपक्ष की बाकी क्षेत्रीय पार्टियों को, कि बाकी पार्टियाँ तो क्षेत्रीय हैं, राष्ट्रीय धरातल हुँ, पे तो 2 ही पार्टियाँ हैं मुख्य रूप से। हुँ, 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 अ, मुख्य रूप से। मुख्य रूप से 2 ही पार्टियाँ हैं और उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियाँ अभी उनके नेताओं को लगता था कि प्रधानमंत्री बनने के काबिल तो मैं ही हूँ, ऐसा कईयों हुँ, सभी को लगता होगा। तो अभी हुँ, ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर ये लोग मिलकर नहीं आएँगे, तो ये अलग-अलग खत्म कर दिए जाएँगे। जैसे हुँ, महाराष्ट्र की शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की जा रही है या दूसरी जगहों पे हो जाएगी। तो अभी इनका साथ में आना
ज़्यादा संभव हो जाएगा और जो शंकाएँ पहले लगती थी, वो शंकाओं की मात्रा में कमी तो हो जाएगी। अब ये जी। नेताओं पे है कि वो कैसे अब आपस में बार्गेन करके इन मुद्दों को सुलझाते हैं, ताकि एक ऐसी सरकार मिले जो संविधान के रास्ते पे चले, जो सब धर्मों का आदर करे, जो सबके विकास की बात करे, केवल पूंजीपति उद्योगपतियों की बात ना करे। एक बात मैं रतन लाल आपके दिमाग ख्याल में और लाना चाहता हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जी। अभी जो वोटिंग पैटर्न का एनालिसिस ज़्यादातर करते हैं, वो हुँ, लिंगायत, वोका-लिग्गा और ये सब इसमें करते हैं। इसी को लेकर भाजपा ने चुनाव की शुरुआत में एक अफ़वाह फैलाई थी, क्योंकि वो इतिहास का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि भाई टीपू हुँ, सुल्तान की जो हत्या हुई थी, वो एंग्लो-मैसूर वॉर में नहीं हुई थी, तो वोका-लिग्गा लोगों ने उनको मारा था। ये नहीं हुँ, वोका-लिग्गा जो ओबीसी कम्युनिटी है उसको जीतने के लिए कोशिश की। ये बात भी नहीं चली। तो ये जो चीज़ें ये जिस प्रकार के ये हथकंडे अपनाते हैं, अब एक बात क्लियर हो जाएगी कि इनके हथकंडों से अगर बचना है, तो हुँ, एक यूनाइटेड अपोज़िशन की संभावना पहले से बढ़ गई है। पहले भी जी। विकसित हो रही थी, पहले भी कई क्षेत्रीय नेता जगह-जगह जाके मिल रहे थे, पर अभी मुझे लगता है कि उसकी संभावना पहले से बढ़ जाएगी और वास्तव में 2024 के चुनाव के पहले ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाएगी कि जहाँ विपक्ष एकजुटता से सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक एजेंडा का मुकाबला करके कुछ अच्छे नतीजे हमारे सामने लाएगा। सर एक बात और, प्रधानमंत्री पद की आपने बात की। इस चुनाव से कांग्रेस का तो एक कमबैक हुआ ही है। खड़गे साहब का कद भी बढ़ा है। हुँ, जी, जी, और मुझे लगता है कि देश जो है एक दलित प्रधानमंत्री के इंतज़ार में है। बहुत तो बढ़िया। ये भी है कि कम से कम खड़गे साहब के नाम पर अब ऑपोज़िशन में कोई इफ एंड बट की संभावना होगी अगर इस तरह की स्थिति बनती है 2024 में तो। वो तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि देखिए जो वंशवाद का आरोप कांग्रेस पे है, इससे वो भी जी। टूटेगा और हुँ, कांग्रेस में कलेक्टिव लीडर सामूहिक नेतृत्व की बात है, जिसमें हुँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे अभी सभी तीनों नेता अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं और इस जी। प्रकार का अगर दलित प्रधानमंत्री बना, तो वो ये हुँ, वास्तव में हमारे बड़े सपनों की पूर्ति होगी, जिसकी तरफ अगर हम गए, तो वो देश के लिए बहुत अच्छा होगा और जी। क्योंकि कांग्रेस कोई डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है नहीं। अभी भी आप हुँ, देखेंगे हुँ, तो एक तरफ खड़गे भी अपना प्रचार कर रहे हैं, उसी स्टेचर पे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी कर रही हैं, सोनिया भी आ रही हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं और दूसरे नेता नेता भी आ रहे हैं। तो वो अगर दलित प्रधानमंत्री हमें देखने को मिला, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी सौभाग्य की बात होगी। हुँ। अच्छा एक सवाल और, जी, पिछले कई वर्षों से हम लोग तो लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो ऑपोज़िशन है या कहिए कि बीजेपी, आरएसएस ने ऐसा कर दिया था कि मुस्लिम नाम लेने से और सोशल जस्टिस पे लोग जाते नहीं थे ऑपोज़िशन की पार्टी। लेकिन इस मैनिफेस्टो को मैंने पढ़ा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, जी, और ये तो इस बात की दाद देनी होगी कि सेक्युलरिज़्म और सोशल जस्टिस दोनों एजेंडा को प्रमुखता से उसमें स्थान दिया गया है। भ्रष्टाचार पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न है और दूसरा किसानों के सवाल को भी प्रमुखता से दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए रतनलाल, इसी में मैं एक और बात जोड़ दूँगा। नरेंद्र मोदी ने जब 2019 के चुनाव का विश्लेषण किया, तो उन्होंने जी। कहा अभी लोगों ने सेक्युलर शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। हाँ, हाँ। उन्होंने अपनी उपलब्धि के रूप में बताया और जी, अभी जी। इस चुनाव में मैनिफेस्टो में वो सब बातें कही जा रही हैं जो हमें चाहिए और हुँ, जैसे बजरंग दल को बैन करना। अभी बजरंग दल के बारे हुँ। में बात और आप जो बात कर रहे हैं उसी से जोड़ते मैं कहूँगा, जी, जी। बजरंग दल के मैनिफेस्टो में लिखा है सशस्त्र सशस्त्र क्रांति के माध्यम से हिंदू राष्ट्र लाना, ये उनका उद्देश्य हुँ, है, जो हमारे संविधान के पूरा-पूरा विरोध में है और उसके हुँ, खिलाफ इस मैनिफेस्टो में बात रखी गई कि ऐसी पार्टीज़ को हम बैन करेंगे, तो ये जो हुँ। शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता, माइनॉरिटीज़, उनका आदर, ये सब फिर से वापस हमारे राजनीतिक पटल पर आ जाएगा। ये क्या ये गोदी मीडिया और आरएसएस जैसों के लिए 24 के लिए चेतावनी भी समझा जाए इसको? ये अब मैं अभी तक तो मैं आशावादी से बात कर रहा हूँ और आपको एक मैं वास्तविक बात ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर देखा जाए, तो देश में सबसे ज़्यादा धन-बल धन-बल, मनी पावर, शक्ति और काम करने वाले कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा हुँ, बीजेपी के पास है। बीजेपी, आरएसएस का जो पूरा गिरोह है, उनके पूरे सब संगठन आरएसएस का
सभी संगठन मिलके लाखों में उनकी संख्या जाती है, हजारों प्रचारक, बहुत ट्रेंड प्रचारक उनके लिए काम करते हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से उनके पास पैसे का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया और ये नई चाल तो खेलेंगे, पर एक बात क्लियर हो गई कि जैसे बजरंग दल के नाम से उन्होंने बजरंग बली को जोड़ा, क्या इनकी ये चाल बार-बार कामयाब होगी? इस पर अभी एक शंका उठ जाएगी। भगवान राम का भी इस्तेमाल उन्होंने लगातार किया। भगवान राम के नाम पे कितने जी। चुनाव जीते। अभी बजरंग बली के नाम का उन्होंने सोचा, कईयों को लगा भी सही कि अरे भाई बजरंग बली के नाम पर ये चुनाव जीत जाएंगे, पर जनता ने बता दिया कि पेट की आग भावनात्मक आंसुओं से बहुत बड़ी होती है। तो वो भी एक बात क्लियर हो गई। तो आरएसएस और गोदी मीडिया इसको ऐसा छोड़ने वाले नहीं है, वो भी कुछ हथकंडे अपनाएंगे। तो विपक्ष को और लोकतांत्रिक ताकतों को ज्यादा सजग रह के ये सोचना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में अगर 2024 में इस पार्टी को हरा भी सके, तो भी मैं कहता हूँ कि हमारे कैंपेन की वो शुरुआत है। क्योंकि जो घुसपैठ सांप्रदायिक राजनीति ने हमारे समाज में करके रखी है, वो बहुत गहरी घुसपैठ है। और वो घुसपैठ को हमारी यूनिवर्सिटीज हो, इंस्टीट्यूशंस हो, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज संस्थाएं हो, इलेक्शन कमीशन और ईडी, आईटी, इस जुडिशरी के बड़े तबके में भी इनकी बहुत घुसपैठ है। तो वो सबका भी मुकाबला करना लोकतांत्रिक आंदोलन की एक बहुत बड़ी जरूरत होगी, जिस पर हमको ख्याल करने की आवश्यकता है। सर एक और सवाल, यदि आजादी के बाद से मोटा मोटी राजीव गांधी तक के फेज को देखें, एनालिसिस करें, तो लार्जली कांग्रेस के की जो पॉलिटिक्स है वो सेंटर टू लेफ्ट है। एक समाजवाद के साथ, वेलफेयर स्टेट के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, उस वेलफेयर स्टेट के आइडिया के साथ। लेकिन राजीव गांधी के बाद मुझे लगता है कि कांग्रेस में सेंटर टू राइट एक प्रभुत्व जो है एक बलशाली हुआ, और कांग्रेस आंतरिक रूप से एक आंतरिक कलह में फंस के रह गई। जी। तो और अभी लंबे समय से हमने देखा है कि उसमें सेंटर टू राइट जो है प्रबल हुआ, जिसकी वजह से कांग्रेस का जो है हालत भी खराब हुआ। तो इस मैनिफेस्टो को देखकर क्या आपको लग रहा है कि इसमें पुनः जो है सेंटर टू लेफ्ट जाने की एक तैयारी है, एक संदेश है उसमें? इसके पहले मैं एक आपको बात और आपका ध्यान दिलाना चाहूँ। 2004 में जब यूपीए बनी, तो जी, यूपीए में लेफ्ट पार्टीज थी जी। और लेफ्ट पार्टीज और यूपीए का जो गठबंधन था, उसमें लेफ्ट पार्टीज के प्रभाव के कारण कांग्रेस ने ऐसी नीतियां अपनाई जो लोगों की भलाई की थी। आप देखिए, हुँ, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, हुँ, ये सब चीजें उस समय चालू हो गई। वो तो खैर बाद में चालू हुई थी। सीपीएम उसमें हो गई। तो मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस में सेंटर टू लेफ्ट जाने की संभावना बहुत है, अगर बहुत है। बहुत है, अगर उस पे एक हुँ, दबाव बनाया जाए। आप बीजेपी हुँ, पे कोई दबाव नहीं बना सकते, बीजेपी पे हुँ, कोई दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि उन पे दबाव तो सिर्फ नागपुर का रहता है, एक विचारधारा का रहता है, एक हिंदू हुँ, राष्ट्र का दबाव होता है। तो उसपे तो आपका हुँ, जो वेलफेयरिस्ट है, उसपे तो मोनोपर जो इसको क्या कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट का रहता है। अभी हुँ, हिंडनबर्ग, अडानी, अंबानी, उनका रहता है। संभ्रांत लोगों का समृद्धि बढ़ती है। पर जबकि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेंटर टू राइट हैं, पर अगर हुँ, हुँ, दबाव बनाया जाए तो इनको लेफ्ट में थोड़ा पुश करने की, धकेलने की संभावना ज्यादा है। और दूसरा आप जी, देखिए, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, जो सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, वो तो हुँ, सेंटर टू लेफ्ट के हैं, सेंटर टू लेफ्ट हैं। जी, वो अभी बहुत मजबूती से सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो इसका हुँ। प्रभाव कांग्रेस की नीतियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा, ऐसे मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है। फाइनल कमेंट, वाक़ई इस देश को एक दलित प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। मैं आपसे 100% सहमत हूँ। हुँ, दलित प्रधानमंत्री वो जो विचारों में दलित को प्रधानता देता हो, विचारों में उपेक्षित वर्गों को, महिलाओं को, आदिवासियों की समस्याओं को प्रधानता देता हो। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए, ऐसी मेरी मेरी दिली इच्छा है। उसका मैं बहुत स्वागत करूँगा। शुक्रिया सर। और दोस्तों, प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब हैं। इस चर्चा का केंद्र बिंदु हुआ कि दलित प्रधान
मंत्री हो, लेकिन वो सेंटर टू लेफ्ट रहे तो ज्यादा बेहतर। वैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं हो कि अस्मिता के नाम पर तो बन गए और देश में सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं, गरीबों की आवाज को कुचल रहे हैं, किसानों को दबा रहे हैं, दलितों आदिवासियों को कुचल रहे हैं, उनके अधिकार मान रहे हैं। वैसे दलित और पिछड़े प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। चाहिए लेकिन वैसे जो लोक कल्याणकारी राज्य में विश्वास करे, इंडिविजुअल डिग्निटी का सम्मान करे। आप देख रहे थे अम्बेडकर नाम प्रोफेसर राम पुनियानी साहब को सुनिए, और इनका यूट्यूब चैनल प्रोफेसर राम पुनियानी साहब के नाम पे ही चैनल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आप सीधा गूगल पर जाकर सर्च कीजिए राम पुनियानी साहब के नाम से ही, और सीधे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी सुनिए। अगर अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं, अंग्रेजी में भी वहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल है। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।